नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में मेरा विषय है नाटक का अनुवाद, विशेष संदर्भ दुर्लभ बंधु नाटक। सबसे पहले नाटक एक दृश्य विधा है। नाटक का मंच पाठ के साथ साथ उसका मंचन भी किया जाता है। नाटक में संवाद का विशेष स्थान होता है। नाटक संवाद के जरिए से आगे जाता है। नाटक में संवाद पात्र के जरिए से संवाद बोला जाता है तथा नाटक में रंगमंचयता का विशेष जगह होता है कि जो भी नाटक है कि अन्य जो साहित्य तत्व से नाटक के तत्व में रंगमंचयता एक भिन्न तत्व है, जिसके अंतर्गत नाटक के मंचन में नाटक की जो मंच सज्जा है, नाटक की जो देश काल इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। तथा अनुवाद अगर सामान्य शब्दों में कहा जाता है, अनुवाद एक भाषा के संदेश दूसरे भाषा में संप्रेषित करना अनुवाद है। जहाँ एक भाषा जो मूल भाषा हो गया वो हो गया स्रोत भाषा, जो अनुवाद होता है वो आगे जाकर उनके लक्ष्य भाषा कहा जाता है। जैसे कि एक भाषा के संदेश दूसरे भाषा में संप्रेषित करना अनुवाद है, ये हो गया आपके स्रोत भाषा। इसका लक्ष्य भाषा में टू कन्वे ए मैसेज फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, ये हो गया आपके लक्ष्य भाषा। इसी तरह जो लेखक के परिचय में भारतेंदु हरिश्चंद्र और विलियम शेक्सपियर। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आधुनिक हिंदी साहित्य तथा नाटक के जनक उनको माना जाता है। वही देख सकते हैं कि भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य में विशेष योगदान दिया। हिंदी नवजागरण उनका विशेष योगदान है। जो हिंदी पाठक तक उन्होंने जो बांग्ला व पाश्चात्य जो साहित्य को उन्होंने अनुवाद कर हिंदी पाठक तक उन साहित्य को लाया है, ताकि जो हिंदी पाठक है उस साहित्य को पढ़ सके, उन साहित्यों का आनंद ले सके, नए दृष्टिकोण उनके अंदर पैदा कर सके। तथा भारतेंदु जी ने भारतेंदु मंडली कराकर उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत आगे बढ़ाया। भारतेंदु मंडली में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगन जैसे तमाम साहित्यकार रहे, जिन्होंने अपने साहित्य के सभी विधा में जैसे जीवनी, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि अन्य विधाओं में उन्होंने कार्य किया है और हिंदी साहित्य का अमूल्य तोहफा, अनमूल्य रत्न हम कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया। उन भारतेंदु जी ने स्वयं पत्रिकाएँ निकाले, जैसे कवि वचन सुधा हो गया, हरिश्चंद्र मैगजीन। कवि वचन सुधा को कहा जाता है कि अंग्रेजी द्वारा उनको प्रतिबंध किया गया और वही हरिश्चंद्र मैगजीन उनकी विख्यात मैगजीन या पत्रिका रहा है। वही विलियम शेक्सपियर जो इनकी मूल नाटक जो दी मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो लेखक है, विलियम शेक्सपियर, जो उनको इंग्लैंड के उनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गए थे। उनको वार्ड ऑफ एवोन नाम से कहा गया था। वही नाटककार और कवि के रूप में उन्हें विश्व प्रसिद्ध है। उनका जो नाटक है दुर्लभ बंधु, जो मूल नाटक जो मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये उनके नाटकों में से एक नाटक है। शेक्सपियर के नाटक में हम देख सकते हैं कि रोमियो एंड जूलियट हो गए, ओथेलो, मैकबेथ आदि ऐसे कई सारे नाटक हैं जो विश्व प्रसिद्ध है, विश्व साहित्य के अमूल्य रत्न है। विश्व साहित्य के जब भी हम नाम लेते हैं तो विलियम शेक्सपियर का नाम जरूर आता है। विलियम शेक्सपियर के जो नाटक है, जो कविता है, विश्व साहित्य में उनके पाठ किया जाता है, उस पर परिचयात्मक संवाद होता है। विलियम शेक्सपियर के बारे में पाठक को परिचय किया जाता है कि विलियम शेक्सपियर, पाश्चात्य जगत की जब हम बात करते हैं तो विलियम शेक्सपियर का नाम जरूर आता है। इसी तरह दुर्लभ नाटक के अनुवाद हम देखते हैं कि नाटक का अनुवाद साहित्य के अनुवाद से, अन्य साहित्य विधा के अनुवाद से किस तरह से भिन्न है। सबसे पहले तो साहित्य अनुवाद अपने आप में एक चुनौती होता है कि साहित्य जो सामान्य अनुवाद से, भाषाई अनुवाद से साहित्य अनुवाद में इसलिए भिन्न होता है कि साहित्य अनुवाद केवल शाब्दिक अनुवाद नहीं होता, उसमें भावात्मक अनुवाद होता है। अनुवाद करते वक्त एक अनुवादक को ये देखना चाहिए कि मैं जिस भाषा से अनुवाद कर रहा हूँ, जिस भाषा पर अनुवाद कर रहा हूँ, उसका जो भाव है, जो भावना है, वो अगले जो भाषा में वो जो मूल जो भावना है वो उस पर पहुँच पा रही है कि नहीं, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह एक अनुवादक जो है उसके अंदर सृजनात्मक के साथ रंगमंचयता ज्ञान होना चाहिए कि
मैं जिस नाटक का अनुवाद कर रहा हूँ, क्या वो नाटक मंच में खेला जा सकता है? क्या वो नाटक जो मैं अनुवाद कर रहा हूँ, इसका जो मूल नाटक की तरह वो क्या ये मंचन होगा? अनुवादक को इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह नाटक में पद्यात्मक तथा गद्यात्मक होता है। साहित्य के अन्य विधा, कविता को छोड़कर उनके जितने भी पद्य विधा है वो गद्यात्मक होती है, इसलिए उनके अनुवाद में उतनी जटिलता नहीं देखने को मिलता है। जबकि नाटक में दोनों ही देखने को मिलता है। कई नाटक में दोनों होते हैं तो कुछ नाटक में केवल गद्यात्मक होता है। तो संवादात्मक नाटक का अनुवाद में संवादात्मक हमें देखने को मिलता है कि जो संवाद के जरिए से, मैंने पहले कहा कि संवाद के जरिए से ही नाटक आगे जाता है। संवाद, पात्र के संवाद से ही तो नाटक अपने आगे दृश्य में अपने आगे चलता। तो संवाद का विशेष स्थान नाटक में होता है। इसी तरह अनुवाद करते वक्त भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो संवाद जो मूल नाटक में है, क्या वो संवाद हमारे अनुवाद नाटक में भी है, अनुदित नाटक में भी क्या वो संवाद इसी तरह से जो मूल नाटक में है? स्थानीयकरण हम देखने को मिलता है कि कई बार क्या होता है कि जो परिवेश जो पाश्चात्य परिवेश और जो भारतीय परिवेश में हम भिन्नता देखने को मिलता है, या पाश्चात्य परिवेश को आप किसी अन्य देश के परिवेश में हम देखने को मिलती है, उसमें बहुत भिन्न होती है। तो किसी अन्य देश के परिवेश और किसी अन्य देश के परिवेश में हमें देखते हैं कि दोनों के अंतर बहुत अंतर होते हैं। इसी तरह जो अनुवादक होता है वो जब किसी नाटक का अनुवाद करते वक्त जो स्थानीयकरण करता है, जहाँ पर भारतेंदु जी ने अपने इस नाटक दुर्लभ बंधु में स्थानीयकरण किया है, जो भारतीयकरण किया है, चाहे वो भाषाई रूप में हो, चाहे वे उनके कान फान हो गए, उनके रहन सहन में, उनकी जो संवादक शैली में उनको स्थानीयकरण किया है, वही हम देखते हैं कि नाट्य विधा के केंद्र में रखकर हम अगर चिंतन करेंगे तो नाटक का अनुवाद करते समय देश काल एवं वातावरण, जो पात्र की भाषा हो गई, संस्कृति, परिवेश आदि जैसे कई सारे बातें को ध्यान रखना जरूरी है। वही नाटक के मंचन रूप को जो रंगमंच की तरह भी सोचना की आवश्यक है कि नाटक में, मैंने पहले कहा है कि नाटक का जो अन्य साहित्य से इसलिए भिन्न है कि नाटक को पाठक द्वारा पाठ भी किया जा सकता है, उसको मंचन भी किया जा सकता है। तो ये अनुवादक को इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो नाटक अनुवाद करते वक्त या अनुवाद जब वो कर रहे हैं, क्या वो नाटक को मंच में खेला जा सकता है। इसी तरह अगले जो है बिंदु है दुर्लभ बंधु नाटक। ये विलियम शेक्सपियर की दी मर्चेंट ऑफ वेनिस की जो हिंदी अनुवाद है। हाँ, आप ये भारतेंदु जी ने इसका पास जो अंग्रेजी अनुवाद से नहीं किया है, इन्होंने इसका जो बांग्ला अनुवाद से हिंदी अनुवाद किया है, जो प्यारेलाल मुखोपाध्याय द्वारा सुरलता नाटक 1877 में उससे उन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। हालांकि जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का पहला भारतीय अनुवाद हरचंद्र घोष द्वारा भानुमुट्टर बस्तोबीस नामक से इसका पहले भारतीय अनुवाद किया है, और भारतेंदु जी ने सन 1880 में इसका बांग्ला अनुवाद जो प्यारेलाल मुखोपाध्याय द्वारा सुरलता नाटक से हिंदी अनुवाद कर दुर्लभ बंधु नाटक को भारतीय जगत हिंदी पाठक के समक्ष उनको रखा है। और हिंदी पाठकों तक जो शेक्सपियर के जो नाटक को, शेक्सपियरन शैली को उन्होंने हिंदी पाठकों तक लाया। तथा इन्होंने आप देख सकते कि भारतेंदु जी ने अपने नाटक दुर्लभ बंधु में पात्र के नाम को भारतीयकरण किया है, जहाँ एंटोनियो यहाँ पर अनंत हो जाता है, पोर्शिया यहाँ पुरश्री हो जाता है, बसानियो जो बसंत हो जाता है, और सेलाक जो सिलाक्स हो जाता है। इस तरह जगह के नाम पर भी परिवर्तन हम देखने को मिलता है कि वेनिस जो दी मर्चेंट ऑफ वेनिस वो यहाँ पर वंशपुर हो जाता है, वंशनगर हो जाता है, बेलमंट जो विलमट हो गया है। इसी तरह जो भाषाई रूप में भी हम कई सारे देखने को मिलता है कि जो मूल नाटक से इसमें अलग है, मूल नाटक से कुछ अंतर हमें देखने को मिलता है। और आगे सांस्कृतिक अनुकलन तथा भारतीयकरण, इसमें हम देखने को मिलता है कि जो धार्मिक संघर्ष है, जो मूल नाटक में जो ईसाई और यहूदी का संघर्ष है, वो यहाँ पर जैन और हिंदू का संघर्ष हो गया है, जहाँ ईसाई अनंत और बसानियो है और यहूदी वहाँ चिलाक्स होता है। वही यहाँ पर बसानियो जो हिंदू होता है और सेलाक्स जो यहाँ पर जैन हो जाता है। दोनों के जो धार्मिक संघर्ष यहाँ पर भी देखने को मिलता है, जो मूल नाटक में भी देखने को हमें है। और इसी तरह जो भारतीय भाषा का प्रयोग में हम देखने को, जो मूल भाषा में जो अंग्रेजी में लिखा गया है उसको यहाँ पर भारतेंदु जी ने कड़ी बोली और ब्रज भाषा का
उपयोग कर जो भारतीय पाठक तक उन्होंने लाया है, आम जनमानस की भाषा तक उन्होंने प्रयास किया है। तथा कहावत और कथानक का स्थानीयकरण हम देखने को मिलता है कि जो सेलौक है उसका एक कथन बीच में आता है कि पास्ट वाइन फास्ट फाइंड आता है। इसी का सेलाक्स जो हिंदी में जागे सो पावे सोवे सो खावे बोलकर वो उसको स्थानीयकरण करते तो भारतीयकरण करते हैं। नई प्रसंगों में हम देखने को मिलता है कि सिवाय हर हर बजने की और किसी काम का ना रहेगा। यहाँ पर ये जो प्रसंग है सिवाय हर हर बजने की और किसी काम का ना रहेगा, ये पूरे मूल नाटक में हमें ये वाक्य बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। ये भारतेंदु जी ने अपने अंदाज में अपने अंदाज में आनंद लाने के लिए उन्होंने इस कथन का इसमें प्रयोग किया है। तथा रंगमंचता और देशकाल में हम देखने को मिलता है कि पारसी व पारंपरिक नाट्य शैली हमें भारतेंदु जी ने अपने नाटक दुर्लभ बंधु में का उपयोग किया है। शेक्सपियरियन नाटक शैली का शेक्सपियरियन जो परिवेश का है, पाश्चात्य परिवेश को उन्होंने यहाँ पर लाया है। वहाँ की जो पोशाक, वहाँ की जो भाषाई शैली है उसका उन्होंने भारतीयकरण किया है। और जो गद्यात्मक और पद्यात्मक जो शैली रहता है उसको उपयोग कर गीतात्मक शैली को भारतेंदु जी ने यहाँ पर लाया है। जब जो मोरक्को जो पुरस्री को अपने संदूक जो प्रसन्नता करने के लिए जो वो संदूक जब खोलते वक्त वो एक गीतात्मक शैली में उनको बात करते हैं, उसका प्रयोग यहाँ पर भारतेंदु जी ने सफलतापूर्वक उसको प्रयास किया है। और यूरोपीय परिवेश का जैसे पोशाक हो गई उनके जो उसके यहाँ पर भारतीयकरण किया है, भारतीय रूपांतरण किया है। संवाद शैली में हम देखने को मिलता है कि ब्रजभाषा खड़ी बोली का उपयोग कर जो आम जनमानस जो शेक्सपियरियन शैली में जिस तरह से जो कठिन जो जटिल जो संवाद का उन्होंने यहाँ पर ब्रजभाषा और खड़ी बोली के जरिए से जो भारतीय जो हिंदी पाठक तक उन्होंने जो शेक्सपियर के नाटक को सफलपूर्वक उन्होंने यहाँ पर रूपांतरण कर हिंदी पाठक तक उन्होंने लाया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो निष्कर्षतम ये देख सकते हैं जो भारतेंदु के जो नाटक है दुर्लभ बंधु, जो भारतीय परिवेश में उन्होंने इसको स्थापित करने का प्रयास किया है कि किस तरह से जो शेक्सपियरियन नाटक को उन्होंने भारतीय नाटक में पारसी व पारंपरिक नाटक का रूप दिया है। भाषा का मिश्रण में हम देख सकते हैं कि ब्रजभाषा और खड़ी बोली का समन्वय कर उन्होंने इस दुर्लभ बंधु नाटक को लिखा है, जहाँ ब्रजभाषा गद्यात्मक जो जितनी भी गद्यात्मक शैली है, जितने संवाद है वहाँ पर गद्यात्मक उपयोग किया गया, खड़ी बोली का उपयोग किया गया। और वही ब्रजभाषा में जितनी पद्यात्मक संवाद है उसमें ब्रजभाषा का उपयोग किया है। अतः भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत दुर्लभ बंधु नाटक मात्र विलियम शेक्सपियर की दी मर्चेंट ऑफ वेनिस का शाब्दिक अनुवाद नहीं है, बल्कि एक सफल सांस्कृतिक और नाट्य शिल्पी रूपांतरण है। ये रूपांतरण भारतेंदु की विलक्षण प्रतिभा और नवजागरणकालीन दृष्टि का परिचायक है। अतः पुनः भारतेंदु हरिश्चंद्र जी दुर्लभ बंधु नाटक भारतेंदु को एक सफल साहित्यकार तथा नाटककार के रूप में स्थापित करता है।